आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत से ही कुछ प्रश्नों को लिए हैं और इन प्रश्नों में मुख्य रूप से आधुनिक भारत के प्रथम चरण का अर्थात 1857 की क्रांति से पहले के प्रश्न लिए गए हैं और विश्वास है कि इन प्रश्नों से भी, इस वीडियो से भी एक प्रश्न 17वीं बीपीएससी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न पर हम लोग विचार करें, जो प्रश्न संख्या 29 है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और डी। और ए और डी को देखें तो ए और डी बी ऑप्शन में लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी फॉर बिहार। अब एशियाटिक सोसाइटी के बारे में देखें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का समय देखें तो वारेन हेस्टिंग्स का समय 1772 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक है और इसके समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कब? तो 1784 ईस्वी में। कहाँ? कोलकाता में। तो उत्तर तो बी हो गया। अब प्रश्न उठता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था? तो कारण, मुख्य कारण यह था कि एशियाई समाज, एशियाई आर्ट, साहित्य, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और पुरातत्व को समझने के लिए, जानने के लिए और इनके संदर्भ में अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाई समाज, एशियाई पुरातत्व विभाग, कला, साहित्य और विज्ञान को जानने और समझने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। पहली बात। दूसरी बात, वारेन हेस्टिंग्स के समय के देखें तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह कि उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और इसी के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्फे थे। तो इस तरह से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पारित हुआ। हल्का प्रश्न होगा, उसमें कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई तो कोलकाता में उसके चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्फे थे। इसके बारे में हेस्टिंग्स के समय में और देखें तो कई बातें हुई। 1781 ईस्वी में हम देखते हैं कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की गई और इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली मदरसा स्थापित की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय के और कई सारी बातें हैं, जिसमें एक बात तो यह भी है कि इसके समय हम देखते हैं कि द्वैत शासन को समाप्त करके और बंगाल को अपने ढंग से मैनेज करने का प्रयास किया गया। रिंग फेंस की पॉलिसी भी इसके समय अपनाया गया था, जो एक प्रश्न ही है, इस पर हम लोग आगे विचार विमर्श करेंगे। अब आइए 29वां प्रश्न के बाद हम लोग 30वां प्रश्न पर आते हैं। 30वां प्रश्न को देखें तो प्रश्न है रिंग फेंस की नीति किसके समय में लागू किया गया? और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका उत्तर हो जाएगा सी और सी का अर्थ हुआ वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति अपनाई। रिंग फेंस की नीति का अर्थ है बफर स्टेट को बनाए रखना, अर्थात आपके राज्य के अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं उस राज्य की सीमा को सुरक्षित रखना। अगर अपने पड़ोसियों के राज्य की सीमा की सुरक्षा हम बना करके रखते हैं तो अपना राज्य निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्हीं राज्यों से दुश्मन आपके राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति अपना करके अपने पड़ोसी जितने राज्य थे, क्योंकि ब्रिटिश राज्य उस समय बहुत छोटा था, अतः उन राज्यों को जीवित रख करके और अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था।
इसमें वालेन हेस्टिंग्स के अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन है उसमें कॉर्नवालिस का ऑप्शन है। कॉर्नवालिस का समय देखें तो 85-86 से लेकर के 93 तक रहा। उसके समय के 3-4 बातों को देखें तो सबसे पहली बात यह है कि कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लाया था, और कॉर्नवालिस कोड का संबंध जो है वो शक्ति के पृथक्करण से जुड़ा हुआ है। याद होगा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो फ्रांस का था, और शक्ति के पृथक्करण में यहाँ यह किया गया था कि कलेक्टरों को जो न्यायिक अधिकार दिए गए थे उस न्यायिक अधिकार को समाप्त किया गया और उनको केवल राजस्व संबंधी अधिकार को बनाए रखा गया। तो शक्ति के पृथक्करण कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में आया था, जो अगला प्रश्न 31 में हम देखते हैं कि प्रश्न दिया भी हुआ है। कॉर्नवालिस के बारे में और हम देख लेते हैं प्रश्न 31 में ही कि कॉर्नवालिस कोड का संबंध था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का सी, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत से इसका संबंध था। कॉर्नवालिस के बारे में और अगर बातचीत करें तो दूसरी बात इसमें हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ही, कब 1793 ईस्वी में ही अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत किया था। यह बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। यह बंदोबस्त बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन सारे क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। अगली बात हम देखते हैं कि इसमें बड़े स्तर पर किसानों से पैसे लेने की बात किया गया था। कॉर्नवालिस के समय की और बात करें तो कॉर्नवालिस ने 3 चीज़ों का, सबसे पहले सिविल सेवा का जनक उसे कहा जाता है, उसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का भी उसे जनक कहा जाता है और सैन्य व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था में देखें तो दारोगा के पद की शुरुआत इसी के समय में हुई थी, तो ये इसके समय की दूसरी विशेषता हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट की शुरुआत किया था। सर्किट कोर्ट की बात करें तो 4 सर्किट कोर्ट, जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में प्रारंभ किया गया था। तो कॉर्नवालिस के समय की बहुत सारी बातें हैं। अगले प्रश्न में हम लोग फिर कॉर्नवालिस पर विचार विमर्श करेंगे और कई अन्य तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन, 30वां प्रश्न में एक का नाम लीटन और दूसरे क्लाइव रह गया, तो लीटन पर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। लीटन का समय अगर देखें तो लीटन 76 से 80 तक इसका समय रहा है, और लीटन के समय में 3-4 बड़ी घटना घटी। सबसे पहली बात तो ये कि इसने सिविल सेवा के जो उम्र थे उस उम्र को 21 से घटा करके कितना ला दिया, 19 ला दिया। कितना कर दिया, 19 कर दिया गया। ये एक बात हुई। जो मैक्सिमम उम्र 21 था उसको घटा करके 19 कर दिया। उसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय अखबार चल रहे थे उन अखबारों को ये एक प्रकार से सेंसर करने की कोशिश की गई थी कि आप अंग्रेज विरोधी बात को न छापें, और जो भी बात छापेंगे जिसका संबंध राज्य से होगा उसे पहले यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको दिखाएंगे, और दिखाने के बाद आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इसके समय में एक और बात हुई, दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया गया था, जिसमें पानी की तरह पैसे बहाए गए, जबकि भारत के एक बड़े क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। और इसी के समय में शस्त्र अधिनियम आया था आपको 1878 ईस्वी में, और इस शस्त्र अधिनियम में हम देखते हैं भारतीयों को शस्त्र से वंचित कर दिया गया। लीटन के समय में कई प्रतिक्रियावादी नीति आई थी, जिसकी चर्चा हम लोग लीटन के समय में करेंगे। ये 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और क्लाइव की बात करें तो क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि 2 बार, पहली बार तो 58 से 60 तक वो गवर्नर रहा बंगाल का। फिर जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, हेक्टर मनरो ने
बक्सर के मैदान में भारतीय शक्तियों को पराजित किया, जिसमें 3 शक्तियां थी। पहली शक्ति मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था। दूसरा हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, और इसी तरह से अवध के नवाब को पराजित किया। तो उनके साथ जो संधि हुआ था, उस संधि करने के लिए क्लाइव को फिर 65 में भेजा गया, और 1765 में क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर सिग्नेचर करवा करके और ब्रिटिश ये मुगल सरकार को मोटे तौर पर पंगु बनाने की कोशिश की थी, और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया था। क्लाइव के बारे में हम देखते हैं कि उसने एक और काम किया था। क्लाइव ने पहला काम ये किया था कि उसने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में सीताराम राय को उप दीवान के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं क्लाइव के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो गई। अगला हम देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, रिटन के बारे में चर्चा हो गई। कॉर्नवालिस कोड को हमने देख ही लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 32 पर। क्वेश्चन 32 को अगर देखेंगे तो अंग्रेजों के समय भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी कि 32वां प्रश्न का उत्तर जो है वह बिहार हो जाएगा कि ये अफीम उत्पादन के लिए बिहार जो है वो काफी प्रसिद्ध था, और यहाँ पर अफीम की खेती, मंदसौर में भी अफीम की खेती होती थी, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश वाला एरिया दिया नहीं गया है, इसलिए इसका उत्तर बिहार हो जाएंगे। स्वाली की लड़ाई, अगला 33वां प्रश्न है, स्वाली की लड़ाई के विषय में सत्य है? ए ऑप्शन में है या अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच में हुआ था? बिल्कुल सही है, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में ही हुआ था। और दूसरा है मिडल्टन एवं कैप्टन वेस्ट के नाम नामक अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त यानी विजय प्राप्त की थी। और बी ऑप्शन भी सही है। 33वां प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो ए हो जाएगा, दोनों सही है। क्या हो जाएगा? दोनों सही है, 33वां प्रश्न का उत्तर। अब देखिए स्वाली की लड़ाई के बारे में बातचीत करें तो स्वाली की लड़ाई जो है वह 1612 ईस्वी में हुआ था। उस समय मुगल शासक जहांगीर था, जैसा कि हम लोग जानते हैं जहांगीर 1605 ईस्वी में ही शासक बन गया था। तो 12 में जहांगीर मुगल शासक था, और इस लड़ाई में पुर्तगालियों की हार हुई। गुजरात वाली एरिया में लड़ाई हुई थी, जिसमें कैप्टन बेस्ट और मिडल्टन ने ये पुर्तगालियों को पराजित किया, और यहीं से पुर्तगालियों के वर्चस्व का अंत होता हुआ दिखता है और ब्रिटिश के वर्चस्व स्थापित होता हुआ दिखता है। इसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों के जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई थी, उस फैक्ट्री को मान्यता मुगलों के द्वारा प्राप्त हुआ। स्थापना तो कर दिया गया 8 में ही, 1608 में ही, लेकिन मान्यता उसे 1613 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के देखें कि सूरत फैक्ट्री 1613 ईस्वी से हम देखते हैं कि मान्य होकर के चलना प्रारंभ हो गया। एक बात और है कि ब्रिटिश फैक्ट्री या अन्य कंपनियों की जो फैक्ट्री थी उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ माल गोडाउन है, वहाँ किसी भी चीज़ के उत्पादन नहीं होते थे, बल्कि ये लोग जो व्यवहार करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, उन सारे चीज़ों को वहाँ जमा करते थे, होर्डिंग करते थे, वहाँ भंडारण होता था, और भंडारण के बाद उन चीज़ों को आगे यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। तो फैक्ट्री का अर्थ उत्पादन का एक यूनिट नहीं बल्कि भंडारण के स्थल था। अब आइए हम लोग 34वां प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार बेंटिक के समय में प्रारंभ किया गया? पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, सी में है ठगी प्रथा का उन्मूलन, और अगला है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अब सती प्रथा का उन्मूलन जो है वह बिल्कुल सही है, सती प्रथा का उन्मूलन भी हो जाएगा, और दूसरा सी जो है ठगी प्रथा का अंत, ये दोनों हो जाएंगे, अर्थात उत्तर हो जाएंगे डी, ए और सी। तो 34वां प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी। डी का अर्थ हुआ ए। सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में रेगुलेटिंग 17 के माध्यम से किया गया था। दिसंबर में 17 के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में, और 30 में इसे बंगाल के बाहर अर्थात
मद्रास और मुंबई यानी कि बम्बई प्रांत में भी लागू कर दिया गया। 29 में केवल कोलकाता यानी कि बंगाल प्रांत में था और 30 में इसे अन्य जो दो क्षेत्र थे अंग्रेजों का, जिसमें हम देखते हैं कि मद्रास और मुंबई बम्बई क्षेत्र वहाँ भी लागू कर दिया गया। इसमें दो व्यक्ति की बड़ी भूमिका रही, एक राजा राम मोहन राय की और दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते ही हैं। बेंटिक का समय देखें तो 1828 से लेकर के 1835 तक बेंटिक का समय था। उसने कई सुधार किए थे और उसमें एक सुधार ठगी प्रथा का भी अंत है। उस समय अवध क्षेत्र में हम देखते हैं कि फैजाबाद, अवध, इलाहाबाद और हैदराबाद तक ये काफ़ी सक्रिय रहते थे और इन्हें फांसीगढ़ भी कहा जाता था। अब भवानी की पूजा करते थे लोग और हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें थे, काफ़ी ठगते थे लोगों को। अतः उसको समाप्त करने के लिए स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई? स्लीमैन स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी और स्लीमैन ने 1837 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यद्यपि बेंटिक का समय 35 तक ही था, लेकिन 2 वर्ष के बाद तक भी स्लीमैन इस पर काम करता रहा और ठगों का अंत कर दिया। ये दास प्रथा का उन्मूलन जो है वह वस्तुतः एलनबरो के समय में हुआ था 1843 में। कब हुआ था? 1843 में रेवोल्यूशन 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। रेवोल्यूशन किसके तहत? 5 के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था एलनबरो के समय में। इसलिए बी ऑप्शन तो होंगे नहीं। और धार्मिक अयोग्यता का नियम ये भी बहुत बाद में आया था, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। ये धार्मिक अयोग्यता का नियम आपको डलहौजी के समय में आया था। इस तरह से हम देखते हैं कि 34 प्रश्नों 44वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे डी और इस तरह से इसके उत्तर। अब आइए 35वां प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है कि किसने सिंध पर अधिकार कर लिया था? सिंध पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? ये 35वां प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन में है नेपियर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपियर। स्लीमैन उसके उत्तर नहीं होंगे, कैम्पबेल इसके उत्तर नहीं होंगे, वेलिंगटन इसके उत्तर नहीं होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नेपियर। ये नेपियर जो था वो ब्रिटिश सेनापति था, बहुत बड़े योद्धा थे वो, और उन्हीं के नेतृत्व में एलनबरो के समय में 1843 में, कब? 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त किया गया। यह सिंध उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। नेपियर ने कहा था कि सिंध पर विजय करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह मानवोचित, लाभदायक, एक नीचतापूर्ण कदम होगा। उस समय वहाँ के जो एक प्रमुख नेता थे ग्लैडस्टोन, उसने कहा था सिंध पर अधिकार करना बिल्कुल गलत है, लेकिन नहीं अधिकार करना उससे भी ज़्यादा गलत होता। सिंध पर अधिकार करना हमारा अधिकार नहीं था, यह अनुचित है या गलत है, लेकिन अगर हम इस पर अधिकार नहीं करते तो यह इससे भी गलत होता। यह इस बात को रेखांकित करता है कि सिंध अंग्रेजों के लिए उस समय कितना महत्वपूर्ण हो गया था और यह कार्य नेपियर ने संपादित किया। तलवार के बल पर सिंध को जीत लिया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका उत्तर बी बन जाएगा। घटना 1843 की है और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे उसका नाम आपको एलनबरो था। उसका नाम क्या था? एलनबरो था। अब चलिए, अब अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई। द्वितीय कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो द्वितीय का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन में है रानीगंज से झरिया, गलत है। लाहौर से कराची, ये भी गलत है। और दूसरा हो जाएगा बी जो है वो रानीगंज से लेकर के कोलकाता तक। रानीगंज, झरिया ये सब जो है वो आपको किसका क्षेत्र है? कोयले का क्षेत्र है। कोलकाता बंदरगाह का क्षेत्र था। तो भारत के रॉ मटेरियल को, जो कोयला है, उस समय ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण था। अतः उसे लंदन तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटेन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इस रेलवे लाइन का गठन की स्थापना की गई थी। और ये 1854 ईस्वी में हम देखते हैं कि रानीगंज से कोलकाता तक रेलवे लाइन बिछाया गया था।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डलहौजी ने भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाना प्रारंभ किया था। इसमें निजी पूंजी लगाए गए थे और इंग्लैंड में 1825 में ही रेलवे लाइन बिछा दिया गया था। तो वहाँ 1825 में, यहाँ 1853 में दूसरा रेलवे लाइन रानीगंज से कोलकाता होगा। डलहौजी के समय के अगर कार्य को देखें तो कई प्रकार के कार्य डलहौजी के समय में संपादित हुआ। इसमें सबसे पहला बात देखें कि डलहौजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था और उसने तीनों माध्यम से, पहला युद्ध के माध्यम से उसने पंजाब और पीगू को ब्रिटिश राज में मिला लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को मिला लिया। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। जो रिपोर्टिंग करने वाले थे वो आउटड्रम था। और उसके बाद हम देखते हैं कि अवध के विलय के बाद फिर उसने व्यापकता के सिद्धांत के तहत कई राज्यों को, लगभग आधे दर्जन राज्यों को, इस आधे दर्जन राज्यों को अगर देखें हम तो इसमें 17 से शुरू होता है 48 में, फिर हम देखते हैं कि उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, 54 में नागपुर, और कई राज्यों को उसने व्यापकता के सिद्धांत के माध्यम से मिला लिया। व्यापकता का सिद्धांत क्या है, अगली वीडियो में अगले प्रश्न के संदर्भ में हम देखने की कोशिश करेंगे। डलहौजी के समय के और अगर काम देखें तो कई कार्य हुआ था उसके समय में। जैसे हम देखते हैं कि एक काम उसने किया कि डाक व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया और डाक के संदर्भ में 1854 ईस्वी में एक डाक अधिनियम लाया गया। 1800 उसके समय में टेलीग्राम के संदर्भ में भी काम हुआ था और टेलीग्राम के संदर्भ में भी काम डलहौजी के समय में किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं डलहौजी के समय में कई कार्य संपादित किए गए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 36 के बाद 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न पर अगर आते हैं तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किस संधि से हुआ था? 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इसमें मद्रास, मैंगलोरो, आर्काट और श्रीरंगपट्टनम उत्तर हो जाएंगे डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगर आप 37वां प्रश्न को देखें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो इसके माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इससे अलग भी प्रश्न दिए हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इस तृतीय रंगपट्टनम जो अब ये संधि हुई थी, उस संधि में ये टीपू सुल्तान के बुरी तरह हार हुए। इनके आधे राज्य को ले लिया गया, इनके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया गया था और यहाँ पर टीपू सुल्तान की शक्ति को तोड़ दिया गया। उस समय कर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर था और स्वयं उस युद्ध में लड़ने में योगदान दिया। कर्नवालिस की एक अद्भुत पंक्ति है कि मैंने अपने दुश्मन को पंगु भी बना दिया और अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि जो उसके मित्र उस समय थे मराठा और निज़ाम, वो भविष्य में उसके दुश्मन बनने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस संधि के माध्यम से बड़े स्तर पर मैसूर को क्षति पहुंचाया। और अगला 1799 ईस्वी में हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के खिलाफ लड़ता हुआ टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अगला 38वां प्रश्न को देखें तो 38वां प्रश्न है कि सुमेलित युग्म को पहचानिए। ठगों का उन्मूलन स्लीमैन हो जाएगा, बिल्कुल। और ये आपको 38वां का सही है, ठगों का उन्मूलन स्लीमैन, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसकी राजधानी थी। लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर फोर्ट से हुए थे और इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे 38 का उत्तर ई। 38 का उत्तर हो जाएगा ई का अर्थ हुआ कि इसमें तीनों सही है। पहला ठगों का उन्मूलन स्लीमैन ने किया था, जिसकी नियुक्ति बेंटिक ने किया। दूसरा टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और तीसरा प्रश्न है लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और इसकी चर्चा ग्वालियर फोर्ट पर से ही उनके घोड़ा जंप लिया और जंप लेने के बाद हम देखते हैं कि एक नाला पार न करने के संदर्भ में वहाँ पर रानी झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। एक बड़ी संक्षिप्त लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई थी, वो शहीद हो गई थी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएंगे ए, बी, सी, तीनों सही है। अब 39वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिए थे? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा खेतिहर मजदूरों ने उसमें भाग लिया था।
साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, कृषकों ने भाग लिया था और जमींदार मुख्य रूप से भाग नहीं लिए थे। तो इस तरह से देखा जाए इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण से, तो उत्तर हो जाएगा बी और डी। इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? बी और डी। और इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे सी में हम देखते हैं कि बी और डी उत्तर है। तो साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए थे। जमींदारों के भाग नहीं लेने के कारण यह है कि जमींदार अंग्रेजों से जुड़े हुए थे और साहूकार जो हैं उसका भी संबंध कहीं न कहीं अंग्रेजों से था। यद्यपि इस विद्रोह में जो शिक्षित भारतीय थे वो भी भाग नहीं लिए थे। अधिकांश जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के या तो सहयोग में थे या तो इसमें भाग नहीं लिए थे, बल्कि सहयोग में ही थे। कैनिंग ने कहा है कि अगर सिंधिया और उनके जैसे राजा महाराजा हमें सहयोग नहीं करते तो मुझे 1857 में ही बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ता। तो कुल मिलाकर के इसके उत्तर साहूकार और जमींदार होंगे और उत्तर हो जाएगा सी। आज से क्लास को ही विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।